सपना और वासु घर के बाहर बैडमिंटन खेल रहे हैं। वासु, मैं थक गई हूँ, अब मुझसे और नहीं खेला जाएगा। बस इतनी देर में थक गई? तुम तो मुझे हराने की बात कर रही थी। हाँ भाई हाँ, अब मैं हार मानती हूँ। ऐसा नहीं चलेगा, तो फिर मुझे आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। लास्ट टाइम भी मैंने ही खिलाई थी, हर बार मैं ही क्यों खिलाऊं? क्योंकि हर बार तुम ही हारती हो, इसलिए। ठीक है बाबा, जैसा तुम बोलो। सपना और वासु आइसक्रीम खाने के लिए चलते चलते जा रहे थे। तब उन्हें आइसक्रीम वाले की आवाज सुनाई देती है। आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। लगता है आइसक्रीम वाला पास वाली गली में ही है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम। एक गली से दूसरे गली में जाते हैं, लेकिन आइसक्रीम वाला अगली गली में चला जाता है। ये आइसक्रीम वाले अंकल इतना तेज क्यों भाग रहे हैं? अभी तो यहीं थे, इतनी देर में कहाँ चले गए? तुम इतना स्लो चलोगे तो भाग ही जाएगा ना। हाँ हाँ चलो, अब जल्दी जल्दी चलते हैं। दोनों तेज चलने लगे और थोड़ी ही दूर उन्हें आइसक्रीम वाला दिखाई दिया। आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आइए आइए, ठंडी आइसक्रीम खाइए। आइसक्रीम वाला ऐसी जगह पर था जहां आसपास कोई भी नहीं था। तब वासु और सपना आइसक्रीम वाले के पास जाते हैं। अंकल, आप इतना तेज क्यों भागते हो? हम कब से आपका पीछा कर रहे हैं। भैया, अभी मुझे बहुत सारी जगह जाना है। धीरे धीरे चलूंगा तो आइसक्रीम कैसे बेच पाऊंगा, और गर्मियों में इसे जल्दी नहीं बेच पाया तो आइसक्रीम पिघल जाएगी। वो तो ठीक है, पर आप यहाँ किसको आवाज दे रहे थे? यहाँ आसपास तो कोई नहीं है। अरे मैडम, भूत प्रेत भी मेरी आइसक्रीम खाते हैं, मैं उन्हें ही आवाज दे रहा था। अंकल, इतना मत फेंको, हम कोई अलीबाग से नहीं आए हैं। क्या तुम्हें वासु भूत जैसा दिख रहा है? हाँ। सपना, वो सब छोड़, ये बता तू कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम खाएगी? मैं मैंगो खाऊंगी। अंकल, एक मैंगो दीजिए और एक वनीला। आइसक्रीम वाला दोनों को आइसक्रीम देकर कहता है, भैया जी, आप भूत प्रेत में यकीन करते हो क्या? मैं तो भूतों में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। सपना, तू करती है क्या? ऐसी बातें मत करो यार, मुझे डर लगता है। इतनी रात को भला कोई भूतों की बात करता है? आइसक्रीम वाला और वासु दोनों हंसने लगते हैं। डरिए नहीं मैडम, सारे भूत बुरे नहीं होते। अच्छे या बुरे? भूत होते ही नहीं है सपना। अरे नहीं साहब, भूत होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि इस इलाके में भी एक भूत घूमता है। सपना डर जाती है। अंकल, आप भूतों की बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे डर लगता है, ऐसी बातें मत करो। तुम क्यों डर रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ तो अंकल, आप भूत की बात कर रहे थे, आप बोलिए, मैं नहीं डरता। बहुत साल पहले की बात है भैया, मेरी तरह ही यहाँ एक आइसक्रीम वाला आता था। सब बोलते थे कि बेचारा बहुत अच्छा था, अगर किसी के पास पैसे ना भी हो तब भी आइसक्रीम वाला आइसक्रीम देता था। उसको छोटे बच्चों से बहुत प्यार था। उसके आते ही सारे बच्चे दौड़कर अपने घरों से बाहर आ जाते थे। अब वो क्यों नहीं आते? मैंने सुना है कि एक रात बहुत बारिश हो रही थी और वो अपनी आइसक्रीम बेचकर घर जा रहा था। रास्ते में एक नदी आती थी, उस नदी पे कच्चा पुल था। जैसे ही वो बेचारा उस पुल से गुजरने लगा तब पुल टूट गया और आइसक्रीम वाला साइकिल के साथ नदी में गिरकर मर गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या आपने उसे देखा है? मैंने देखा तो नहीं, लेकिन लोग ऐसा बता रहे थे कि जो भी उसके पास से पहली बार आइसक्रीम लेता था उनसे वो कभी भी पैसे नहीं लेता था। वो बहुत ही भला इंसान था। सपना डर के मारे कांप रही थी। बस बहुत हो चुका, अब ये हॉरर बातें बंद करो, मुझे घर जाना है। आइसक्रीम तो खत्म कर लो। वो मैं चलते चलते खा लूंगी। अरे मैडम, इतना डरिए नहीं, मैंने सुना है कि। अंकल, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो वासु। वासु आइसक्रीम के पैसे देता है, लेकिन आइसक्रीम वाला पैसे लेने से मना करता है। नहीं भैया, मेरा उसूल है, मेरे पास से जो भी इंसान पहली बार आइसक्रीम लेता है मैं उनसे पैसे कभी नहीं लेता। आप भी उस भूत से प्रभावित लगते हैं। ठीक है,
थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। वासु और सपना घर की ओर चल देते हैं। तुम्हें ये आइसक्रीम वाला कुछ अजीब नहीं लगा? नहीं तो, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। सपना पीछे मुड़कर देखती है, मगर ये क्या, आइसक्रीम वाला वहाँ पर नहीं है। सपना की आंखें फटी रह जाती है। वासु, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी चलो। वासु और सपना तेज चलने लगते हैं और जैसे ही अपने घर के पास पहुँचते हैं, दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आइए आइए, ठंडी आइसक्रीम खाइए। दोनों बहुत डर जाते हैं। कहा था ना मैडम, सारे भूत बुरे नहीं होते। वासु और सपना फटी आंखों से उसको देखते रह जाते हैं। रात के 12 बजे हैं। रीमा घर पर अकेली होती है। अचानक कमरे की खिड़कियां और दरवाजे आवाज करने लगते हैं। पंखे, झूमर हिलने लगते हैं। रीमा बहुत डर जाती है। तभी दरवाजे पर नॉक नॉक की आवाज आती है। कौन है? दरवाजे पर कौन है? मैं हूँ रीमा, दरवाजा खोलो। रीमा दरवाजा खोलती है तो सामने उसके भाई का सर कटा हुआ दरवाजे पर टंगा है। ये देख रीमा काफी डर जाती है। उसका भाई तो शादी में गया हुआ था। फिर वो अपने भाई को फोन करके कहती है, भैया आप कहाँ हो? बस हम रास्ते में हैं, पैदल आ रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हम जंगल के रास्ते से आ रहे हैं। ठीक है भैया, संभल कर आना। विवेक और उसके 3 दोस्त शादी से लौटकर घर आ रहे होते हैं। जंगल से गुजरते समय हंसने की आवाज आती है। आवाज सुनकर विवेक बोलता है, अरे भाई, लगता है इधर भी पार्टी हो रही है। चलो हम भी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। हाँ भाई चलो, शुभ काम में देरी कैसी। चारों दोस्त हंसी की आवाज का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंच जाते हैं। चारों एक पेड़ के पीछे छुपकर जो देखते हैं उसे देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। भाई, ये हम लोग कहाँ आ गए? यार, भूत खून की पूल में नहा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हाँ यार, वो देखो, भूत लोगों को मारकर खा रहे हैं। चलो दोस्तों, यहाँ से भागो जल्दी। तभी भूतों के सरदार की नजर उन लोगों पर पड़ती है। जैसे ही चारों भागने की कोशिश करते हैं, भूत विवेक के कंधे पर अपने आप आकर बैठ जाता है। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? अब यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। तुम लोगों को मारकर हम खून के पूल में नहाकर और मजे करेंगे। भूत को विवेक के कंधे पर बैठा देख इन तीनों दोस्तों की जैसे सांसें रुक जाती है। फिर भी खुद को बचाते हुए तीनों जैसे तैसे भाग निकलते हैं। भागते भागते अपने गांव पहुंच जाते हैं। अरे यार, हम लोग विवेक को बचा ना सके। अरे यार, भूत के आगे हम लोग क्या कर सकते थे? यार, विवेक ही हमें पहले उधर ले गया था। हम लोगों को तो वहाँ जाना भी नहीं था। हाँ यार, लेकिन अब हम इसकी बहन को क्या जवाब देंगे? जो हुआ सो बता देंगे, और क्या। इधर भूत का सरदार विवेक को पकड़कर उसे अपने समूह में ले जाकर भूतों को सौंप कर कहता है, ये लो, पार्टी करो। वाह, सरदार की जय हो। इससे तो हमारी पार्टी और भी मजेदार हो गई। भूत विवेक को पेड़ से बांधकर खूनी पूल के ऊपर लटका देते हैं और तुम्हें मारकर हमारे स्विमिंग पूल में और खून बढ़ जाएगा। मनुष्य का खून कितना स्वादिष्ट होता है, और इसके खून में नहाकर हम और भी शक्तिशाली बन जाएंगे। इधर रीमा परेशान होते हुए अपने भाई को फोन लगाती है। भाई का फोन नहीं लगता है तो उनके दोस्तों को फोन लगाती है और सारी बात पता चलती है।
जिसे सुनकर क्या आप सबने मेरे भाई को मौत के मुंह में छोड़ दिया? बहन, हम कोशिश करना चाहते थे, लेकिन भूत के डर से हम लोग कुछ कर नहीं पाए। हमें क्षमा कर देना। आप सबको मुझे भाई कहने में शर्म आ रही है। आप लोग मुझे बहन मत बुलाना। प्लीज प्लीज बहन, ऐसा मत कहो तुम। तो और क्या कहूँ मैं? मेरा भाई ही मेरी दुनिया है और वो भी आप लोगों की वजह से खत्म हो गया। ये बोलकर रीमा फोन रख देती है। रीमा की बातें सुनकर तीनों दोस्त अगले दिन जंगल जाके विवेक को बचाने की सोचते हैं। यार, हम भूत का सामना कैसे करेंगे? मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ जो भूतों से बचने का तावीज बनाता है। तो ठीक है दोस्तों, कल ही हम तांत्रिक के पास जाएंगे। अगले ही दिन तीनों दोस्त तांत्रिक बाबा के पास जाकर तावीज लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। तभी रास्ते में आंधी आती है। उससे बचने में तरुण की जेब से तावीज गिर जाती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता है। यार, अब हम सब लगभग उस पुल के पास पहुंच गए हैं। हाँ, बस थोड़े ही आगे भूतों का खूनी पुल है। तीनों दोस्तों को जंगल पहुंचने में शाम हो जाती है। वो सब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे अंधेरा बढ़ते ही जा रहा होता है। तीनों आगे बढ़ते हैं। अचानक भूतों का सरदार उनके सामने आ जाता है। ये देख उनकी सांसें रुक जाती है। तरुण, जल्दी से वो तावीज निकाल। हाँ तरुण, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। तरुण अपना पॉकेट चेक करता है तो उसे वो तावीज नहीं मिलता है। फिर वो डर से अपने सारे पॉकेट्स चेक करता है, लेकिन उसे तावीज नहीं मिलता। अरे यार, तावीज मिल ही नहीं रहा है। लगता है आंधी में उधर ही गिर गया है। ये सुनकर तरुण और उसकी दोस्तों की हालत और खराब हो जाती है। फिर भूत बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर उसके दोस्त डर से भागने लगते हैं। तरुण भी भागने लगता है तो उसका पैर एक गड्ढे में फंस जाता है। तरुण जल्दी भाग, नहीं तो भूत तुझे भी मार देगा। अरे यार, मेरा पैर गड्ढे में फंस गया है। मैं कैसे भागूं? जल्दी से पैर निकाल तरुण और भाग, नहीं तो हम लोग जा रहे हैं। ये हमें भी मार देगा। तभी भूत तरुण के कंधे पर बैठ के गला दबाने लगता है। तरुण बहुत डर जाता है। फिर भूत उसे उठाकर अपने समूह में ले जाता है और भूतों को सौंप देता है। सरदार, आपने तो कमाल ही कर दिया। रोज ऐसे ही मानव लाते रहिए और हम इसी तरह पूल पार्टी करते रहेंगे। फिर ये दोनों दोस्त गांव पहुंचकर सारी बातें गांव वालों को बताते हैं और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। उस जंगल के रास्ते वाले पुल पर भूतों का कब्जा है। सुनो, रात में वहां जाना ठीक नहीं। वो पुल भूतिया हो गया है। भाई, आप पानी कहाँ से लाएंगे? हम सब मिलकर दूसरे तालाब की खुदाई करवाएंगे। ये बात रीमा को पता चलती है तो वो निश्चय करती है। मैं जाऊंगी अपने भाई और तरुण को बचाने के लिए। फिर अगले ही दिन तांत्रिक बाबा को अपने साथ लेकर जंगल में उस पुल पर पहुंच जाती है। बाबा, हम लोग भूतों के पुल पर पहुंच गए हैं। अब आप कुछ कीजिए। हाँ बेटी, मैं अभी उपाय करता हूँ। तांत्रिक पुल के किनारे बैठकर नींबू काटकर तंत्र मंत्र की सामग्री लेकर बैठ जाता है। तभी वहां भूतों का सरदार आता है। वाह वाह, क्या बात है। रोज रोज हमें मानव की पार्टी करने को मिल रही है। वो भी मानव खुद ही चलकर आ रहे हैं। ये बहुत ही मजे की बात है। मेरे भाइयों को छोड़ दो, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। हमको डरा रही है। अब तू मरेगी और हम पार्टी करेंगे। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देता है और वो भूत पर मंत्र फूंकने लगता है। भूत को दर्द होने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तांत्रिक, मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये कहकर अपने सारे भूतों को बुलाता है। मेरे कबीले के भूतों, जल्दी से यहाँ आओ। सारे भूत हवा में उड़ते हुए आ जाते हैं। वो सरदार, आज हम फिर से पार्टी करेंगे। हाँ,
पर पहले इस तंत्र विद्या को बंद कराओ। आप परेशान ना हो सरदार, हम अभी तांत्रिक की वाट लगा देते हैं। सारे भूत प्रयास करते हैं तांत्रिक की पूजा भंग करने का, लेकिन कर नहीं पाते हैं। फिर तांत्रिक पूजा पूरा कर उन पर मंत्र फूंक उन्हें खत्म कर देता है। बाबा, बाबा मेरा भाई और तरुण कहाँ है? उन्हें ढूंढकर वापस लाओ। बेटी, भूत ने उन्हें मार दिया है, अब वो वापस नहीं आ सकते हैं। ये सुनकर रीमा रोने लगती है। तभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। बेटी, तुमने बहुत ही बड़ा काम कर दिया, इस पुल को भूतों से मुक्ति दिलाकर। बेटी, तुम रो नहीं, अब तुम हमारी बेटी बनकर रहोगी। उसके बाद गांव वाले रीमा और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और रीमा उस गांव की बेटी बनकर रहने लगती है। रामपुर गांव के बाजार में कालू का पकौड़े का ठेला है और उससे थोड़ी ही दूरी पर बिरजू भी पकौड़े का ठेला लगाता है। कालू के ठेले पर पकौड़े खाने वालों की काफी भीड़ लगी रहती है, जबकि बिरजू के ठेले पर बड़ी मुश्किल से 3-4 ग्राहक होते हैं। ऐसा रोजाना होता है। बिरजू कालू के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ देखकर हमेशा परेशान रहता है। हे भगवान, कालू के पकौड़े में ऐसा तो क्या है जो हमेशा इतनी भीड़ लगी रहती है? मेरे यहाँ भी ऐसी ही भीड़ जुटा दे भगवान। मेरे यहाँ ऐसी भीड़ जुटाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रात को बिरजू और नंदा खाना खा रहे हैं। तब नंदा ने बिरजू को परेशान देखकर पूछा, क्या बात है जी, आप कुछ परेशान लग रहे हो? हाँ, दुकानदारी ठीक से नहीं हो रही है। कालू पकौड़े वाले के वहाँ काफी भीड़ लगी रहती है और हमारे यहाँ 2-4 ग्राहक होते हैं, इसीलिए मैं काफी परेशान हूँ। बस इसी वजह से आप परेशान हो? तुमको ये वजह छोटी लग रही है? हाँ, मेरे होते हुए तो ये वजह बिल्कुल छोटी ही है। वो कैसे? कल से मैं आपके साथ ठेले पर चलूंगी और पकोड़े मैं बेचूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि कल से हमारे ठेले पर भीड़ जमेगी और कालू के ठेले पर 2-4 ग्राहक ही दिखाई देंगे। मगर ये कैसे मुमकिन है? आप भूल गए कि बड़े बड़े सूरमाओं की कमजोरी भी औरत ही होती है और मैं भी तो एक औरत हूँ। कल देखिए मेरा कमाल। दूसरे दिन नंदा बिरजू के साथ पकौड़े के ठेले पर जाती है। कालू के ठेले पर पकौड़े लेने के लिए काफी भीड़ खड़ी है। भीड़ में से एक ग्राहक ने नंदा को देखा। अरे देखो भाई, वहाँ कितनी खूबसूरत औरत पकौड़े बेच रही है। चलो चलो वहाँ ही पकौड़े खाते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। नंदा को देखकर सारी भीड़ बिरजू के ठेले पर आ जाती है। अपने ग्राहकों को बिरजू के वहाँ देख कालू गुस्सा हो जाता है और सारे ग्राहक खुद के वहाँ पाकर बिरजू को काफी अच्छा लगता है। मैडम जी, मुझे 20 रुपए के पकौड़े दीजिए। मेरे पास 80 रुपए छुट्टा नहीं है। अरे तो पूरे 100 रुपए के पकौड़े दे दीजिए। कुछ ही देर में बिरजू के ठेले से सारे पकौड़े बिक जाते हैं और आज आमदनी भी काफी अच्छी हुई। मगर ये बात कालू को अच्छी नहीं लगी। दूसरे दिन भी बिरजू के पकौड़े के ठेले पर नंदा पकौड़े बेचने लगी और कुछ ही पल में नंदा को देख भीड़ जुटने लगी। मैडम जी, आज आप पहली बार आई लगती है। हमने तो आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हाँ जी, बोलिए, आपको कितने पकौड़े दूं? हमें दे दीजिए जितनी आपकी मर्जी हो। और ठेले पर तो आप रोज आएंगी ना? हाँ हाँ, मैं रोज आऊंगी, आप भी रोज आना। हाँ। कुछ ही दिनों में कालू के जितने भी ग्राहक थे वो सब बिरजू के ठेले पर आने लगे। यह देखकर कालू को बहुत जलन होने लगी। इसका रास्ता करना पड़ेगा, वरना तो मैं बर्बाद ही हो जाऊंगा। उस वक्त कालू के ठेले पर 2 बदमाश भोला और जुगनू पकौड़े खाने आते हैं। आइए जुगनू भैया, आइए आइए, भोला भैया, आइए आइए आइए, बताइए क्या सेवा करूँ आपकी? रा भाई, 2 प्लेट गर्मा गर्म पकौड़ा खिला दे। अभी देता हूँ जी, अभी देता हूँ। अरे भोला, हाँ देख तो जरा, कितनी खूबसूरत औरत पकौड़े बेच रही है। उसके मुलायम हाथों से पकोड़े खाने में तो बहुत मजा आएगा। ये लीजिए जुगनू भैया, भोला भैया, आपके पकौड़े, आपकी 2 प्लेट तैयार है। अब आया पकौड़ा तू अपने पास ही रख। खुद ही बना और खुद ही खा। हम तो चले वहाँ नरम नरम हाथों से गर्मा गर्म पकोड़े खाने को। सुनते हो जी, आप बाजार से बेसन लेकर आइए। अच्छा जी। आइए आइए साहब, कहिए कितने पकौड़े दूं? हाँ दे दीजिए ना 2-4 प्लेट। 2 या 4 प्लेट? 4 प्लेट। 2 प्लेट में पकौड़े और 2 प्लेट में प्यार।
जबान संभाल कर बात कीजिए। जबान तो हम संभाल लेते हैं और हमको आप संभाल लीजिए। थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी, छोड़ूंगा नहीं तो जा देख लूंगा। नंदा को धमकी देकर दोनों बदमाश जुगनू और भोला वहां से चले जाते हैं। नंदा टेंशन में आ जाती है। तब बिरजू बेसन लेकर आता है। वह नंदा को चिंतित देखकर उससे पूछता है, क्या बात है नंदा, कुछ परेशान लग रही हो? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले 2 बदमाश आए थे, उन्होंने मुझे छेड़ा। उन्होंने तुम्हें छेड़ा? हाँ। फिर तुमने क्या किया? मैंने उन बदमाशों को जोर का तमाचा मार दिया, मगर फिर भी वो बदमाश मुझे देख लेने की धमकी देकर गया है। अब हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, ऐसे बदमाशों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। दोनों बदमाश अपने अड्डे पर बैठे हैं। तब जुगनू को नंदा से खाया हुआ थप्पड़ याद आता है और वो बदले की आग में तिल मिला जाता है। कालू पकौड़े वाला वहां पर आता है और आग में घी डालने का काम करता है। राम राम जुगनू भैया। हाँ कहो, कैसे आना हुआ कालू? जी मैं तो आपका हाल चाल पूछने आया था। तमाचा खाने के बाद आप कई दिनों से पकौड़े खाने जो नहीं आए। अब बकवास बंद कर और जल्दी से बता यहाँ क्यों आया है? समझदार को इशारा काफी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जिसने तुम्हारे गाल पर तमाचा मारा है उसी ने मेरे धंधे पर तमाचा मारा है। तुम बदला ऐसा लेना कि किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहे। वो हर पूर्णिमा की रात को मंदिर से अकेली अपने घर की ओर जाती है। आज पूर्णिमा है, रास्ते में तुम उसका काम तमाम कर देना। आज पूर्णिमा की रात है। नंदा मंदिर से दर्शन करके अकेली अपने घर की ओर जा रही है। तब दोनों बदमाश जुगनू और भोला ने नंदा का रास्ता रोका। नंदा को समझते देर नहीं लगी। वह अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां से भागती है और दोनों बदमाश नंदा का पीछा करते हैं। बचाओ! 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 नंदा भाग रही है और दोनों बदमाश उसका पीछा कर रहे हैं। भागते भागते नंदा काफी थक चुकी है और दोनों बदमाश भी काफी करीब आ गए हैं। बचने का कोई रास्ता न दिखने पर नंदा को कुआं नजर आता है और कुछ भी सोचे समझे बिना नंदा उसमें छलांग लगा देती है। जुगनू से दुश्मनी का अंजाम यही होता है। बोला, जब वो औरत अपने घर पर नहीं पहुंचेगी तो उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए निकलेंगे और जब उसकी लाश कुएं से मिलेगी तो गांव में तरह तरह की बातें होंगी, है ना? हाँ, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह हमारी वजह से मरी है। बोला, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन? तेरी मौत। बदला, बदला। तुम्हारी वजह से मैंने कुएं में गिरकर अपनी जान दी है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हमें माफ कर दो बहन, हमसे भूल हो गई। मगर कालू पकौड़े वाले ने हमें फिरौती दी थी, इसलिए हमने आपका पीछा किया था। तुम्हारे बाद अब उसे भी मरना होगा। बचाओ! बचाओ! कालू पकौड़े वाले, अब तेरी बारी। कौन? तेरी मौत। पहचाना? मैं हूँ नंदा, बिरजू पकौड़े वाले की पत्नी। तेरी वजह से मेरी मौत हुई है। मेरी वजह से तुम्हारी मौत हुई है? मैं कुछ समझा नहीं। मरने से पहले जुगनू और भोला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो क्या वो दोनों? हाँ, वो दोनों मारे गए हैं। मैं अभी अभी उन्हें मार कर आ रही हूँ। अब तेरी बारी। मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। रुक जाइए चुड़ैल जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। आपके साथ काफी नाइंसाफी हुई है। हाँ, इसीलिए आज कालू को मरना होगा। चुड़ैल आंटी, आप बेशक मेरे पिताजी को मार दीजिए, मगर क्या आप चाहती हैं
कि हमारे साथ भी नाइंसाफी हो? तुम्हारे साथ नाइंसाफी कैसे होगी? आप मेरे पिताजी को मार देंगी तो हम तो बिना कोई कसूर ही यतीम बन जाएंगे ना। प्लीज हमें यतीम मत बनाइए, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। बिटिया, मैं तुम्हें यतीम नहीं करना चाहती, इसलिए इस पापी को छोड़ रही हूँ, मगर एक शर्त है। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ बहन। ठीक है, तो कल सवेरे मेरे पति को लेकर कुएं पे आ जाना और कुएं से मेरी लाश निकालकर अग्निदाह देना। अग्निदाह मिलते ही मुझे मोक्ष मिल जाएगा। चिता को आग लगते ही नंदा की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अलविदा, अलविदा। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।